Kritik.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देश भर के किसान इन दिनों खलबला रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सारे किसान जो हैं वो तीन मांग कर रहे हैं। और तीन मांग है कि सरकार जो तीन अध्यादेश लेकर के आई है, जिसको इस बार संसद में कानून में बदलने की कोशिश शायद की जाएगी, उसको वापस ले लिया जाए। आखिरकार ये अध्यादेश क्या है? सरकार कह रही है कि इन तीनों अध्यादेशों के आ जाने के बाद किसानों की आमदनी जो है वो बढ़ जाएगी, किसानों का मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार इन अध्यादेशों के जरिए ऐसी कोशिश कर रही है कि किसान को उसकी उपज का ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत जो है वो मिल पाए। लेकिन किसान खिलाफ खड़े हो गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि किसान की को अगर ज्यादा कीमत मिलने जा रही है तो भी वो सरकार के अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं? इस बात को समझने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है किसान नेता वीएम सिंह को। सिंह साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंह साहब, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आपके बारे में एक दो लाइन पहले बता दूं कि आप करीब 30-40 वर्षों से किसानों के हित के लिए संघर्ष करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कई मामलों को ले गए हैं। चीनी मिलों से भुगतान को लेकर जो समस्या होती है उस पर काफी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, और इस बार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका नेतृत्व भी की जो पंक्ति है उसमें भी वीएम सिंह साहब शामिल है। तो सिंह साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि सरकार जो है तीन अध्यादेश जो लेकर के आई है और ये कह रही है कि इससे जो है किसान की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में उसको अपनी चीजें जो है अपनी इच्छा के हिसाब से बेचने की छूट मिल जाएगी। तो पहला अध्यादेश जो है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसमें जो है कई चीजें शामिल थी, उसमें से अब सरकार जो है अनाज, दाल और तिलहन यानी सरसों वगैरह तेल, जो खाने वाले तेल होते हैं, उनको निकाल रही है। अब सरकार का ये कहना है कि इससे किसान बड़े फायदे में होंगे और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं जरा जानना चाहूंगा कि इससे किसान को क्या नुकसान है? अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम में वो है तो फिर एक तरह से मुश्किल होती है किसान के सामने। पहली चीज तो समझ लेना कि इस सरकार पे विश्वास कितना है हमको। ये वही सरकार है जो लेके आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कहा था किसानों का बहुत फायदा हो जाएगा। कहां गई? दिख नहीं रही कहीं। ये वही सरकार है 2 साल पहले जिसने बजट के अंदर बार बार ठोक के कहा था कि जीरो बजट खेती लेके आ रहे हैं, किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। कहीं सुना आपने कि जीरो बजट की बात हो रही है? ये वही सरकार है जिसने कहा था 1.5 गुना लागत का दाम देंगे एमएसपी का। इनके मैनिफेस्टो में 2014 में था, मोदी जी ने गली गली में भाषण देके कहा था। क्या हुआ? आज जब वो कह रहे हैं कि हमारा फायदा होगा, हमें आप पे विश्वास नहीं है, पर इतनी हमें समझ है कि खुद हम उसका आंकलन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आवश्यक वस्तु अगर गेहूं नहीं है, अगर आलू नहीं है, अगर प्याज नहीं है तो क्या है इस देश के अंदर? और अगर आवश्यक नहीं है धान और गेहूं, फिर उसकी आप खरीद कैसे करोगे? जब खरीद नहीं करोगे तो पीडीएस में कैसे दोगे? और उल्टा लेना, आवश्यक है तो भी तो पीडीएस में दोगे, आवश्यक नहीं है तो पीडीएस में नहीं दोगे। जब पीडीएस में नहीं दोगे तो खरीद नहीं करोगे, खरीद नहीं करोगे तो रेट तय नहीं करोगे, और रेट तय भी कर लिया आपने तो उसका हाल हश्र जो मक्का के किसानों के साथ आज हो रहा है वही होगा। क्या हो रहा है? आज बिहार में लो, उत्तर प्रदेश में लो, राजस्थान में लो, मध्य प्रदेश में लो, हरियाणा में लो, कहीं भी ले लो, मक्का आज 1760 रुपए की एमएसपी के बदले 700-800 हजार तक जा रही है। मोदी गवर्नमेंट ने जब इंपोर्ट चालू कर दिया तो 600-700 में वापस हो गई। अब आप मुझे बताइए, अब दूसरा अध्यादेश पर टापते हैं फटाफट। वो कहते हैं वन नेशन वन मार्केट। चलिए, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन सिंह साहब मैं दूसरे मक्का कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैं मक्का कंप्लीट कर लूं, मक्का कंप्लीट कर लूं जी। मक्का में जब 40% एमएसपी हमें मिल रहा है, अगर वन नेशन वन मार्केट लागू हो गया, अध्यादेश तो हो गया ना लागू जून में, 5 जून में, तो आदमी कहीं भी लेके जा सकता था। मुझे बताइए, करोड़ों मक्का किसानों में से एक किसान कहीं और बेचने गया हो वन नेशन वन मार्केट बड़ी, उसको जहां अच्छा रेट मिला हो, तो
अरे किसान के पास तो सीमित जमीन होती है, वो नहीं जा पाता भाई। वो अपने एरिया में एपीएमसी की मंडी में बेचता, जो मिल जाए वही बेच देता है। तो इसलिए मैं आपको दोनों क्लब इसलिए किया, माफी चाहता हूं मैं, इसलिए क्लब किया कि अगर आप कहते हो तो मक्का किसान क्यों नहीं गया? आज 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए इस अध्यादेश को, वो घाटा क्यों सहन कर लिया उसने? जी, मैं इसी से संबंधित सवाल पूछ रहा हूं कि आप बता रहे हो कि 1700 रुपए से ज्यादा जो है मक्के का एमएसपी सरकार ने तय किया और 700-800 में वो बिक रहा है, तो फिर एमएसपी का मतलब क्या रह गया? तय ही क्यों करना चाहिए? और यही तो सरकार कह रही है कि हम बेकार में तय कर रहे हैं, हमारे तय करने से कुछ होता नहीं है, कोई उसको मानता नहीं है। देखिए, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसका मैं संयोजक भी हूँ, 250 संगठन हमारे हैं। हमारी एक ही मेजर मांग है। हमारी मांग क्या है? 1.5 गुना लागत का दाम एमएसपी स्वामीनाथन वाली लागू करो और उसकी गारंटी दो कि इससे कम कोई खरीद नहीं सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम क्या होता है शैलेश जी? मिनिमम होता है न्यूनतम। क्या न्यूनतम से न्यूनतम बिकता है कुछ? क्या ये मिनिमम है? इससे ऊपर बिके बहुत अच्छा है, नहीं बिके तो इससे कम नहीं बिकेगा। अब डीजल है, खाद है, कीटनाशक है, आज मिनिमम लेबर है, जो सरकारी रेट तय होता है उससे कम हम खरीद नहीं सकते। इसी के आधार पर हमारा एमएसपी तय होता है। तो हम पे ऐसा क्यों जुल्म हो रहा है कि उससे कम क्यों खरीदते हमसे? हमारा कहना है इससे कम क्यों खरीदेगा तो अपराध होगा देश के अंदर। ये एक बिल लेके आओ। हमने एक प्राइवेट नंबर बिल लास्ट टाइम पार्लियामेंट में डाला था। हमने कहा था इसको अडॉप्ट करो। कर्जा मुक्ति पूरा दाम हमारा स्लोगन है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कर्जा मुक्त करूंगा। विश्वास नहीं है ना, नहीं किया ना, किसका हो गया? मैंने कर दिया। उनने तो यहां तक कह दिया मैंने स्वामीनाथन भी दे दिया। क्या करोगे? अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले कहा नहीं स्वामीनाथन भी हम देंगे 1.5 गुना। उनने कहा मैंने तो दे दिया। तो उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? और हमें जब खुद दिख रहा है, हम लोग खुद सब पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, आपने जो कह दिया हम पीछे लग गए आपके, आपसे अच्छा काम करना जानते हैं हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। आप आज उस कुर्सी पे बैठे हैं, उसकी गरिमा है और हम आपको इज्जत देते हैं। पर मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ बन जाएंगे। ये अध्यादेश लाके आप हमारे पांव काटना चाहोगे। हमारे बच्चे आज खेती नहीं कर रहे हैं, उनके पास नौकरियां थी, वो नौकरियां चले गई हैं, कुछ कोरोना में गई, कि नोटबंदी में गई। अब खेती ही एक जरिया है। आपने देखा जीडीपी खेती का ही है, बाकी कितना डाउन हो गया, 27% डाउन हो गया जीडीपी बाकी। तो आप देखोगे उसके बावजूद भी किसान कोरोना में खिला रहा है देश को, उसके बावजूद भी उसके साथ ये व्यवहार हो। मतलब ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन है, उसका विरोध आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनको अनाज को, दाल को, तिलहन को आवश्यक वस्तु से हटा दिया जाएगा तो सरकार जो है एमएसपी तय नहीं करेगी और खरीदेगी नहीं। सिर्फ इतना ही है ना? सरकार अब जब सरकार नहीं खरीदेगी और एमएसपी तय नहीं करेगी तो किसान को उसकी कीमत, उचित कीमत जो है, जो भी अभी मिल रही है, वो कीमत भी नहीं मिल पाएगी। अगर सरकार नहीं खरीदेगी, एमएसपी तय बेशक कर ले, अगर नहीं खरीदेगी, पीडीएस में नहीं देगी तो खरीदेगी नहीं। आवश्यक वस्तु है। अब मोदी जी ने कह दिया, विरोधाभास देखिए ना, मोदी जी ने कह दिया है 5 किलो अनाज दूंगा सबको, 5 किलो चावल दूंगा सबको। जब आप भाई खरीदोगे नहीं, आवश्यक वस्तु नहीं है तो फिर क्यों दोगे? एसेंशियल कमोडिटी नहीं है तो किस रेट आप क्यों दोगे? ये विरोधाभास है। ये पता नहीं, इनका लेफ्ट आर्म को पता नहीं कि राइट क्या कर रहा है। ये सुबह उठ के बोल दिया तो बोल दिया कानून बन गया। ऐसे नहीं चलता है। और दूसरी बात ये देखिए, उसके अंदर उसी कानून में, संशोधन में आपने कह दिया जब एसेंशियल कमोडिटी नहीं रहेगी तो फिर जो जितना चाहे खरीद ले। एसेंशियल कमोडिटी होने के नाते एक था सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 3, 3/7 जिसे हम कहते थे, होर्डिंग करने के लिए। आप अगर होर्डिंग कर लोगे तो पकड़े जाओगे। अब उन्होंने कह दिया जितना आपको भंडारण भरना भर लो, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है तो होर्डिंग नहीं होगी। तो क्या होगा? किसान के पास तो 20 क्विंटल 30 क्विंटल होता है बेचने के लिए, क्योंकि जोती हमारी 86% लोगों की जोती हमारी है 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ से कम है। वो चारा भी लगाता है उसमें, क्योंकि चारे के बिना गुजारा नहीं, कि उसकी अगर पशु नहीं है तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो गुजारा नहीं होगा। 80% आज हाउस होल्ड जो है रूरल इंडिया के अंदर, वो गुजारा करते हैं दूध के ऊपर। उसी में उसका चारा होगा, उसी में सब्जी होगी, उसी में उसका अनाज होगा। तो उसके पास अनाज मुश्किल से 20-30 क्विंटल होगा। उसके पास तो साधन भी नहीं है लेके जाने का, छोटा बोगी में या बैलगाड़ी में कहां तक लेके जाएगा वो। इसलिए वो क्या करता है, टेम्पो में लेके जाता है अपनी मंडी में और वहीं औने पौने दाम पे बेचता। टेम्पो रोकने का भी उसके पास साधन नहीं है।
कौन आदमी कलकत्ता लेके जाएगा, कौन आदमी कहां लेके जाएगा? वहां पर किसका फायदा होगा? छोटे व्यापारियों का भी नहीं होगा, वहां पर आरटीओ का भी फायदा नहीं होगा। वहां पर बड़े जो है उद्योगपति, वो कम से कम नहीं तो भंडारण भर के, अपने 10-20 ट्रक भर के या वैगन भर के, ट्रेन में वैगन भर के वो कलकत्ता बंबई लेके जाएंगे और वो दुगना पैसा कमाएंगे। ये छोटे आदमी का फायदा नहीं है। एक तो होर्डिंग करेंगे और जब चाहेंगे बेचेंगे, जब रेट बढ़ेगा तभी निकालेंगे, वरना निकालेंगे नहीं। और इसका घाटा पूरे देश को होगा। जब प्याज आपका, जब आलू आपका इसेंशियल कमोडिटी नहीं रहेगा और वो 200 रुपए किलो बिकेगा, तब आदमी कहेगा हाँ यार इनकी बात सही थी, इनका आंदोलन सही था, हम लोग लुट गए। मैं सिंह साहब दूसरा अध्यादेश जो है उस पर आता हूं, और ये दोनों चूंकि एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए भी हैं, तो फिर हम इस पर बात करेंगे। और ये जो दूसरा अध्यादेश है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक देश एक बाजार। अभी आपने कहा कि कौन खरीदेगा और कहां से ले जाएंगे। देखिए, आजकल तो ई ट्रेडिंग का जमाना है। नासिक में बैठा हुआ किसान एक फोन लेकर के अगर बैठ जाए और वो अपने सामान को कोई एक ई सेलिंग प्लेटफॉर्म हो अनाज के लिए, उस पर डाल दे, तो हो सकता है कलकत्ता में बैठा हुआ व्यापारी उसको ऑर्डर दे देगा और उसको वहां पर वो ट्रक में लोड कर देगा और वो कलकत्ता चला जाएगा। पूरा ट्रक ले जाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी सर्विसेज चल रही हैं, उसका जो माल जितना होगा 1/4 आधा जितना होगा, या 10 किसान मिल करके उसको कर लेंगे। तो अभी जो होता है कि अब वो प्याज की बात लें तो वो नासिक में वो एक गांव लासल गांव में ही बैठा हुआ है, वहीं पर बेचना पड़ेगा। उसकी जगह वो कलकत्ता को बेच सकता है, उसकी जगह वो जो है चेन्नई को बेच सकता है, और वो वहां से चला जाएगा। आजकल भेजना भी आसान है, कहीं से कहीं देश में जा सकता है, और ग्राहक मिलना भी आसान है। लोग आजकल ये जो ई पोर्टल्स हैं उसके जरिए बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं, घर पे डिलीवर हो जाता है, और उनकी दुकान तो कहीं है नहीं, वो दुकान तो कहीं गोडाउन के तौर पर जो है कहीं दूर दराज के इलाके में है। तो उसमें क्या नुकसान है किसान का? काश काश इतना आसान होता। मैं यहाँ से श्रीराम कॉलेज का पढ़ा हूँ, मॉडर्न हाई स्कूल का पढ़ा हूँ, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस कंट्री की हैं। ये जो आप ई पोर्टल्स वगैरह की बात कर रहे हो, खेती के अलावा मैं कुछ नहीं करता, मैंने कभी आज तक नहीं बेचा। और पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आपको क्या लगता है कि आज बच्चे तो खेती करने रहे? मेरी उम्र के लोग जो गांव के अंदर, उन्हें तो एसएमएस देखना नहीं आता भाई। हकीकत की बात करें हम लोग, ये हवा की बात मत करें। और दूसरी चीज, अगर आप जैसे लोगों ने आकर उसकी मदद करके बेच भी दिया तो पैसे कैसे मिलेगा? बोले 3 वर्किंग डेज में पैसा मिलेगा, वो फिर वापस जाएगा। जैसे मैंने कहा 30-40 क्विंटल से ऊपर होता नहीं है, 20 क्विंटल से ऊपर होता नहीं है बेचने के लिए, वो फिर वापस गया। और उसने नहीं दिया तो क्या करोगे? हम गन्ना किसान 14 दिन में पेमेंट मिलता है ना, 14 महीने निकल जाते हैं, हम कोर्ट से लेके आते हैं। और इसमें एक क्लॉज है कि आप कोर्ट नहीं जाएंगे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इज बार्ड। आप कोर्ट नहीं जाएंगे, पैसा मिलेगा नहीं। आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? बोले आप कंसिडरेशन बोर्ड बनाएगा एसडीएम। उस कंसिडरेशन बोर्ड में आपका पैसा नहीं, आप घूमते रहिए, जाते रहिए, आप वकीलों को पैसा देते रहिए। कंसिडरेशन बोर्ड बनाएगा एसडीएम, और उसमें अगर आपका नहीं मिलता है आपको कोई राहत, फिर आप एसडीएम के अपील करेंगे, उसी के बाद अपील करेंगे, उसकी अपील फिर जिलाधिकारी के करेंगे। अरे मैंने 20 क्विंटल बेचा है भाई, 3-4 हजार रुपए का माल बेचा है, मैं बार बार उसी गांव में उसी शहर में जाके अपील करते रहूंगा, पेश होते रहूंगा। और कौन सा एसडीएम आप बता दीजिए, आज जो दावे पड़े हैं एसडीएम के यहाँ, कौन सा एसडीएम सुन लेता किसानों की बात? भाई तारीख दे दो, तारीख दे दो, मेरे पास काम नहीं है, तारीख दे दो, बहुत काम है, तारीख दे दो। ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। और जरूरी क्यों है? और अगर आपको ये भी करना है, कॉर्पोरेट का फायदा ही आपको करना है, तो एक क्लॉज लिख दो ना उसके अंदर कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा तो अपराध होगा, खत्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, डीजल का दिया, सब चीज का दिया, हमारे को भी प्रोटेक्शन चाहिए ना। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मेरे मन में एक संदेह है, मैं उसको सवाल के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो किसान हैं वो आज भी सारा कुछ अपना जो है वो मंडियों में नहीं बेचते हैं। मंडी से मतलब, मेरा मतलब है कि जो आप जिसको एपीएमसी कहते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की जो मंडियां होती हैं, उसके बाहर भी बेचते हैं। इनफैक्ट जो मंडियां एपीएमसी की हैं उसके ठीक बाहर ही खरीदने वाले दर्जनों की संख्या में होते हैं, और वो सामान खरीद लेते हैं किसान का मंडी में जाने से पहले। तो और अगर वो मंडी में जाके बेचता है तो उसको मंडी
टैक्स देना पड़ता है, और मंडी के बाहर बेचता है तो मंडी की टैक्स नहीं देना होगा। तो सरकार तो ये कह रही है कि ये जो अध्यादेश ला रहे हैं, एक तो किसान को मंडी से मुक्ति मिल जाएगी, दूसरा वो कहीं का कहीं भी बेच सकता है। आज मान लीजिए आज ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन कल को मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो छोटा एक प्याज बेचने वाला है, आलू बेचने वाला है, वो किसी भी मंडी में जो बहुत दूर दराज बैठा हुआ है उसको ऑर्डर कर सकता है। मैं देखता हूँ यहाँ भी लोकल मंडी से वो खरीदते हैं। तो शहर में तो अब ये व्यवस्था हो गई है, वो किसी के 1 टोकरी, किसी का 2 टोकरी, वो दोपहर के बाद में वो ट्रक लेकर के आते हैं और हर एक के दुकान के पास वो दुकानदार सब्जी बेचने वाले खड़े रहते हैं, वहां वो ले लेते हैं। तो अगर आपका व्यापार बढ़ेगा, हो सकता है शुरू में दिक्कत हो, लेकिन बाद में तो इससे एक आसानी हो सकती है और आपको ज्यादा कीमत मिल सकता है। इसके दो उत्तर हैं। पहले तो कोरोना से हम पीड़ित हैं, हमारा फल, हमारी सब्जी, हमारा दूध सब खत्म हो गया, नुकसान हो गया। हमें राहत चाहिए आज। कोरोना में ही आप लेके आ रहे हो यह अध्यादेश एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म। कल नड्डा जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा दूरदृष्टि है। अरे दूरदृष्टि नहीं है, किसानों को खेती से बहुत दूर कर देगा। आज की तारीख में अगर आप देखें, और वहीं पर ही आपने जो कहा, बहुत समझ की बात है कि आज किसान एपीएमसी से दुखी था। सबने कहा एपीएमसी को ठीक करो, बीमार है। हमने ये नहीं कहा मार डालो, हमने कहा उसका इलाज करो। इलाज क्या था? एपीएमसी में भी हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम बिकता था। हमने कहा इसकी गारंटी दो कि इससे कम नहीं बिकेगा। और एपीएमसी में अगर हम देते थे 4%, 6% मंडी टैक्स भी देते थे, और अगर हमें मिल जाए उसमें पूरा का पूरा रेट एमएसपी के हिसाब से, स्वामीनाथन के हिसाब से, हम खुशी खुशी दे देंगे। और वहीं अगर लेना है, अब आप बताइए, आपने एक पैरेलल मंडी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा व्यापारी को, उद्योगपति को, वो बाहर से खरीदेगा, अंदर से खरीदेगा। और बाहर से काटल है। मैं जब विधायक था 25 साल पहले, वहां पर पूरा का पूरा धान का काटल था, कहा आज इस रेट से ऊपर नहीं बढ़ेगा। और मैं क्यों इसमें जाता हूं, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूं, बहुत छोटा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पडरौना, देवरिया, 47 जिले हैं जिनमें गन्ना लगता है। एक तरफ हम देते हैं अग्रीमेंट करके, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं ये लोग, हम देते हैं मिल को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम तो 67 ईयर्स से कर रहे हैं भाई, नया नहीं आया। मोदी जी को गलतफहमी है ये, उसमें हम देते हैं। और वहीं पर जो बाहर मंडी में खरीदता है कोल्हू क्रशर, वो रोज अपना रेट लगाता है और मिल के रेट से बहुत कम देता है, मजबूरी में बेचते हैं। तो ये बहुत आसान कहना, बड़ा आसान है। हकीकत ये है कि रेट अगर बाहर से खरीदेंगे ये, तो हमें नहीं मिलेगा, हमें लूटेंगे और लूट के अपना भंडारण भरेंगे, और जब रेट बढ़ जाएगा तब देश में बेचेंगे। इसमें उपभोक्ता को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है, पता नहीं किसको फायदा है। ये सरकार कॉर्पोरेट के ऊपर बहुत मेहरबान है, पर ये भी सोचे कि पूरा देश को खिलाने का काम किसान करती है, वोट किसान देती है, कॉर्पोरेट नहीं देता है। कहीं ना कहीं तो किसान की तरफ भी मेहरबान हो जाए तो बड़ा अच्छा। चलिए सिंह साहब, मैं तीसरा जो अध्यादेश है उसकी तरफ आता हूं। ये है मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इसका वैसे तो बहुत पता नहीं क्या क्या वो नाम दे दिया गया है। अध्यादेश ये है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं किसानों से लीज पर या किराए पे जमीन को ले सकते हैं और उस पर खेती कर सकते हैं। ये बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि भारत में खेती जो है वो अलाभकर इसलिए है क्योंकि बहुत छोटे छोटे किसान हो गए हैं, बहुत कम जमीन वाले किसान हो गए हैं। आप यहाँ तो पंजाब में तो 2-3 एकड़, हरियाणा में 2-3 एकड़ वाले अभी हैं बचे हुए। बिहार में अगर आप चले जाइए तो बीघों में है, 1/4 एकड़, उससे भी कम वो बीघों में है। बिल्कुल सही, बीघों में है। मतलब उससे भी, मतलब आप समझ लीजिए कि 10 कट्ठा वहां कहते हैं सबसे छोटा, शायद 20-22 कट्ठे का एक एकड़ होता है। तो वो 10 कट्ठा, 5 कट्ठा वाले किसान है। अब जाहिर सी बात है कि वो उनके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। और कोई कैपिटल अगर लगाता है उसमें, एक साथ बीज बेचता है, तो उपज ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस पर क्या एतराज है? देखिए, ये वेलफेयर स्टेट है, हमें किसान को खत्म करना है, देश को भंडारण देना है। अगर देश को भंडारण देना है तो शायद भंडारण फिर भी मिल जाएगा। देश उसका पैसा आज जो किसान को दे रहा 4 गुना देगा। कैसे देगा? अडानी अंबानी
अगर 1 लाख एकड़ ले लेंगे, जो 1 लाख एकड़ आपने भी कहा मैंने भी कहा, अगर 2 एकड़ की एवरेज लगा लो तो 50,000 लोगों की जीविका है, छोटी है कम है जैसे भी है। वो क्या करेंगे, 10 आदमी 15 आदमी और मशीनरी लगा के, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, अमेरिका में होता है, वो 1 लाख एकड़ के अंदर पैदावार तो करके आपको दे देंगे, पर उस 50,000 परिवार का क्या होगा? क्या वो नशे में जाएंगे, शराब में जाएंगे, खाली बैठे रहेंगे ना, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना? वैसे ही देश में कम से कम अगर 10-12 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये आपकी स्कीम क्यों लेके आ रहे हो भाई? ये किसके लिए स्कीम है? और ये स्कीम का बता दूं, आज वो कहते हैं ना कि इसमें माला माल हो जाएगा किसान, अग्रीमेंट आ जाएगा। अरे भाई, आपको नहीं मालूम है, आप लोग कहां कहां से आए हो हमें मालूम नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, धरती माता की सेवा करते आए हैं। उत्तर प्रदेश का किसान 67 साल से अग्रीमेंट करता है चीनी मिल मालिकों से, जो कॉर्पोरेट हैं, सोसाइटी के माध्यम से एग्रीमेंट करते हैं, फॉरम सी का एग्रीमेंट कहलाता है। उसके बिना एक गन्ना नहीं दे सकता वो, उसमें सब कंडीशन लिखी होती हैं। कंडीशन लिखने के बाद भी हम दर ठोकरे खा रहे हैं, हमें एक पेमेंट भी नहीं मिलती है। और यहाँ तो आप कहोगे कोर्ट जाओगे नहीं, आप यहाँ कोर्ट नहीं जा सकते, आप यहाँ पर आप एक इंस्पेक्शन क्लॉज है। और दूसरी बात यह है, ये तो है कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में हमसे ले लिया और ठेका दे दिया, और दूसरा मतलब अगर उन्होंने हमसे खरीदना चालू कर दिया, और खरीदने में भी ये बात है, आपको याद होगा पेप्सिको आई थी हिंदुस्तान में, पेप्सिको ने एग्रीमेंट किए थे पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। उन्होंने एग्रीमेंट करके अपने रेट पर हमको दिया बीज, अपने रेट पे खाद दिया। हमने कहा चलो भाई हमारा वक्त भी आएगा, हमें भी अच्छा रेट मिलेगा। जब रेट मिलने की बारी आई, उन्होंने ग्रेडिंग कर दिया और कहा ये आलू छोटा है, इसके चिप्स नहीं बनेंगे, रिजेक्टेड। ये आलू मोटा है, रिजेक्टेड। ये टमाटर की कच्चे बच्ची नहीं बनेगी, रिजेक्टेड। तो किसान लुट गया, बर्बाद हो गया। उसके बाद 2-3 साल करने के बाद उसने हाथ जोड़ दिए। जब हमने जिस चीज को फेंक दिया, आप फिर हम पे लाद रहे हो वही चीज वापस। गन्ना किसान मैंने बताया, पेप्सिको का आपको एग्जाम्पल बताया, हम लोग छक लिए ना भाई। और इन कंपनियों ने किसानों के खिलाफ दावे भी कर दिया था 2 साल पहले, आपने देखा होगा कुछ नहीं। तो हम लोग इस चीज में क्यों जा रहे हैं जो हमारे मुनाफे की बात नहीं है? आपने सही कहा, लोगों के पास छोटा छोटा एरिया है। एक किसान, मैं तो मजदूर को भी किसान कहता हूं, अगर एक किसान के पास 4 एकड़ जमीन है, उसके मौत के बाद उसके 4 बच्चों में आ गई तो 1-1 एकड़ आ गया। 1 एकड़ वाले के पास अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4-4, 6-6 गट्ठे आ गए। वो उसमें क्या करेगा? उसको किसी और को बटाई पर देकर, ये ठेके पर देकर, वही बात जो आप करते हो, वो जाता है और माइग्रेंट लेबर बन जाता है। आज हमें देखना है कि इनको कैसे संभालना है। और वही पीछे वहां कहीं ना कहीं चारा लगा के, अपनी गाय भैंसों के लिए चारा करके और अपना घर का खर्चा निकालते हैं। जो मुश्किल से अपना खर्चा कर रहे हैं, उनको आप नई स्कीमें बताओ कि तुम ई ट्रेडिंग करोगे। अरे एक काम कर दो ना भाई, मेरा दूध तो बिकवा दो ई ट्रेडिंग से। दूध आज जो है, पानी की बोतल ज्यादा महंगी है दूध से। गांव के अंदर देखिए ये हाल है शैलेश जी। आज जरूरी क्या है? आज आपने कहा, जो आपने वायदे किए प्रधानमंत्री जी ने, 1.5 गुना लागत का दाम दूंगा, इनके 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था, दे देना। उस पर लेके आओ ऑर्डिनेंस, उस पर लेके आओ बिल, बनाओ उसको, हम भी ताली बजाएंगे आपके लिए। आपने कहा कर्जा मुक्ति, आपके पास नहीं हो तो मैं आपको दे दूंगा, सारे उनके पढ़े मेरे पास, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग में कहा था इलेक्शन में कि पहला काम मेरी सरकार, उस समय योगी जी को कोई जानता नहीं था, उनने कहा 17 में यूपी में कहा पहला सरकार मेरी काम करेगी, आने के बाद आपका कर्जा मुक्त होगा। अब कर दो ना भाई। और मैं इसमें आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि वीएम सिंह और 250 संगठन जो हैं और बाकी संगठन जो हैं, आज आग लगी है हमारे घर में, उसको बुझाने जा रहे हैं, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभाकर केलकर जी, ये कौन है भाई? ये किसान संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका वीडियो मैंने देखा, इन्होंने भी वही बात करी कि आप अध्यादेश लेके आ रहे हैं, हम संशोधन चाहेंगे कि केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दो और वो कर दो, इससे कम कोई बेचेगा नहीं, अपराध होगा ये, तो किसान बचेगा, वरना किसान बचेगा नहीं। जब आपके संघ के लोग कह रहे हैं, आपके किसान मोर्चा के लोग कह रहे हैं, मैंने खुद मीटिंग अटेंड की है वर्चुअल के अंदर, किसान मोर्चा के साथ, किसान संघ के साथ और बाकी देश के नेताओं के साथ, सब मिलकर कह रहे हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है।
तो मोदी जी क्यों अपने दोस्तों को, अपने कॉर्पोरेट भाइयों को ये फायदा कराना चाह रहे हैं, और किसान भाइयों के जिन्होंने देश की सेवा की है उसके पेट पे लात मारना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। मैं इतना आपसे कह दूं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 9 अगस्त को क्रांति दिवस के दिन हमने तय किया था कि जैसे हमारे बाप दादा ने, उनके पिता ने सन 42 के अंदर क्रांति दिवस पे कहा था, जब तक अंग्रेज भागेंगे नहीं तब तक हम आंदोलन तैयार रखेंगे और जारी रखेंगे, वैसे ही हमारा आंदोलन 9 अगस्त 2020 को चालू हुआ है, और जब तक ये ठीक नहीं होता मामला, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन सिंह साहब, मैं एक सवाल, अब तो हमारा समय खत्म होने जा रहा है, मैं एक सवाल बहुत सीधे तौर पे पूछता हूं कि अगर किसान इतने नाराज हैं तो वोट तो लगातार बीजेपी को ही दे रहे हैं। पहले भी दिया, 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, उसके बाद जो राज्यों में जितने चुनाव हुए ज्यादातर में वही किया, ज्यादातर राज्यों में के चुनाव में बीजेपी को ही वोट दिया। तो इसका मतलब किसान नाराज तो नहीं है? मैं इसका आपको उत्तर देता हूं। किसान देशभक्त है, धरती माता का सपूत है। जब आप कहोगे पुलवामा के अंदर, बालाघाट के अंदर धरती माता को खतरा है, हम सब भूल के और वहां पहुंच जाएंगे। क्यों? वहां पर हमारे जवान और किसान एक परिवार से आते हैं, 2 बेटे हैं, एक खेती करता है, एक फौज में है। हमारा फौज में भाई लड़ रहा है खेती, धरती माता की रक्षा करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था देश को खतरा है, धरती माता को खतरा है, हम सब खड़े हो गए, वोट किया। वोट देने का मतलब ये होता है कि आपको भी देखना है, संवेदनशीलता दोनों साइड से आती है। आपको देखना कि अगर ये खड़े हुए, इनका भला करो। कोरोना में हम खड़े हुए, हमारा भला करो, ये मत करो कि कोरोना में खड़े हुए तो किसान तो पीछे लगा, पिछलग्गू नहीं है किसान। आज किसान के बेटे इतने मजबूत हो गए हैं, उनको मौका मिले इन सबसे आगे चल जाए वो। पर ये मत करो कि आप सोचो कि अगर हमने वोट दिया तुम्हें धरती माता और देश के कारण वोट दिया, हम ये मत सोचो कि हमने इसलिए वोट दिया। बहरहाल हमारा समय खत्म हो रहा है। मैं एक बात कह दूं कि ये देश पर जो संकट की बात है वो तो 47 में जब से देश बना है उसके तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था। बहुत सारे रजवाड़े नहीं चाहते थे, 48 आते आते पाकिस्तान का हमला हो गया, कश्मीर का एक हिस्सा ले लिया, 62 में चीन से लड़े, फिर 65-66 में हम पाकिस्तान से लड़े, फिर 71 में पाकिस्तान से लड़े। अभी भी आप देख ही रहे हो कि जो ये लद्दाख में जो है वो सीमा पर तनाव चल ही रहा है। तो ये तो स्थायी भाव है भारत का। और अगर जब तक आप कहते रहना चाहें कि एक बालाकोट हो गया, एक हमने मार दिया, बम हो गया, इस बालाकोट में तो हमने क्या मारा, कुछ आंकड़ा नहीं आया। यहाँ अगर आप कश्मीर देख लीजिए तो कम से कम 20 जवान जो हमारे मारे गए थे, जिनकी बॉडीज यहाँ आई, वो तो दिखाई ही देती है। तो ये इमोशनल भावात्मक मुद्दे तो हैं, हमेशा रहेंगे। और अगर भावात्मक मुद्दों के कारण लोग वोट देते हैं तो कॉर्पोरेट सेवा में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक चीज कहता हूं, किसान भी आपका बेटा है। आपके किसान के कारण आप लोग सब खुराक लेते हैं। आपने जो पूरा मुझे गिना दिया 47 से लेके और बालाकोट का पुलवामा तक का, ये भी शायद गिन लो तो बड़ा अच्छा रहेगा कि जब 50 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, हम PL 480 लाल गेहूं मंगाते थे, हमारे पास खुराक नहीं थी। 64-65 में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, किसानों मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमने ऊसर में भी गेहूं पैदा करके दिया, और आज 138 करोड़ को हम खाना खिला रहे हैं। आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये भी देखो ना, साथ साथ हमारा भी देखो हमने क्या किया है। और देश देखे, किसान अगर देश को खिलाता है तो देश को भी उसको इज्जत देनी पड़ेगी। अभी एक छोटी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है। एक बिजली बिल में भी संशोधन ला रहे हैं ये, जिस संशोधन में है कि एक यूनिट होगा 5 सितारा होटल का, और ट्यूबवेल के कनेक्शन का एक ही यूनिट का एक ही रेट होगा। वहीं पर एक मॉल में दुकान का और एक परचून की दुकान जो है आपके गली के अंदर होगी, उसका एक ही रेट होगा। कैसे मुमकिन है, आप बताइए? आप ला तो रहे हो कॉर्पोरेट को फायदा करने के लिए, पर कैसे मुमकिन है? डीजल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में इतना गिर गया, और आपने आज भी उसको बढ़ा दिया, यहाँ पर 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया। और वहीं अफसोस होता है, 20 रुपए लीटर बढ़ा दिया डीजल का रेट, जबकि क्रैश हो रही है प्राइसेस और हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। तो आपने FRP गन्ने का
10 रुपए क्विंटल बढ़ाया, मतलब 10 पैसे किलो बढ़ाया। ये सोचने की बात है, क्या न्याय हो रहा है, देश खुद देखे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। जाहिर सी बात है कि किसानों में जो बौखलाहट है उसको हम समझ रहे हैं। सरकार समझ रही है या नहीं समझ रही है कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार एक अलग नजरिए से चल रही है। और निश्चित तौर पर जो अब तक फ्रेमवर्क था देश का, जो मोदी की सरकार से पहले था, वो एक समाजवादी फ्रेमवर्क था, जिसमें कि निश्चित तौर पर जो समाज का जो निचला तबका है उस पर भी ध्यान दिया जाता था। कम से कम संविधान कानून इसके पक्ष में था। अब एक जो नई सरकार आई है उसके जितने भी फैसले हैं वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र देखिए, अभी नई शिक्षा नीति आई है, वो भी यही कहती है। स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए, ये अलग बात है कि कोरोना ने साबित कर दिया कि सरकारी अस्पताल ही जीवन बचा सकते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के बूते तो चल नहीं पाएगा। लेकिन जो सरकार है उसका ध्यान इसी पर है कि प्राइवेट हो। तो जाहिर सी बात है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तरह चाहते हैं, जहां लोग कमाएं और जो कॉर्पोरेट जैसे चलना चाहते हैं वैसे चले। तो देखते हैं कि इस पर किसानों की जो प्रतिक्रिया है वो राजनीतिक रूप से कितनी सक्षम और कितनी प्रभावशाली हो पाती है। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर दूसरे मुद्दों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद जो हमारा एक बटन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, इस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सत्य हिंदी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करें ये आप समझ सकते हैं। अगर आप स्वेच्छा से चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।